हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी की एनसीईआरटी और हम देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 2 जो हमने हाफ पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का देखेंगे। तो देखिए, व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। हम पढ़ रहे थे कि जो हम ह्यूमंस है, ठीक है, वो भी एक रिसोर्स है ना। तो व्यक्ति क्या है, एक पॉजिटिव सकारात्मक परिसंपत्ति है और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक सजोने, पोषित करने और विकसित करने की आवश्यकता है। तो देखिए, जो मानव संसाधन है उसको क्या है, बहुत अच्छी तरीके से हमें उसको पोषण देना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो वो क्या है, देश के लिए काम आएगा। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्या और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। तो देखिए, जो उन लोगों जो मानव संसाधन को अच्छी शिक्षा भी देना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, देखिए इस चार्ट में दिया है कि भारत की जो साक्षरता दर है वो किस तरीके से बढ़ती गई है। तो हमने यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, तो हमने देखा था कि क्या है, समय के साथ शिक्षा पर व्यय, बजटीय व्यय बढ़ा। फिर हम यहाँ आ गए थे और हमने देखा था कि क्या है, 2017-18 सॉरी, साक्षरता दर जो हमारी 1951 में 18% थी, वो 2011 में 74% हो गई। तो देखिए, हमारी जो साक्षरता दर है वो भी बढ़ी है ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा है वो हमारा केवल अधिकार है। साक्षरता, देखिए क्या होता है ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं पर आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, छोटा मतलब मान लीजिए मजदूरी कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई आपको कम पैसे दे सकता है, कुछ भी आपके साथ धोखाधड़ी आराम से हो सकती है। तो अगर आप क्या है कि ये हमारा केवल अधिकार नहीं है, बल्कि हमें अपने जो हमारे कर्तव्य है उनको अब ठीक से, मतलब उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर पाएँ, ठीक है, अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठा पाएँ, हमसे कोई धोखाधड़ी ना करे, इसके लिए भी साक्षरता ज़रूरी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। अब देखिए, महिलाएं, पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे, उनकी साक्षरता दर ज़्यादा है, महिलाओं की कम है, लगभग 16% का डिफरेंस है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। इतना ही डिफरेंस किसमें है, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में। वर्ष दो देखिए, ये जो गैप है हमें इसको भरना ज़रूरी है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों की साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% है। अब देखिए, राज्यों में भी अंतर है, कुछ विकसित राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर ज़्यादा है और कुछ बिहार जैसे राज्य जहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही कम है, 62%। वर्ष 2013-14 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। अब देखिए, जो प्राथमिक स्कूल प्रणाली है वो भारत के गांव में बहुत, मतलब ज़्यादा विस्तार है उसका। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। देखिए, जो हमारे स्कूल्स हैं वो तो है गांवों में प्राथमिक स्कूल, लेकिन क्या है, इन काफ़ी हैं स्कूल्स, लेकिन क्यों अब फिर भी इतना कम साक्षरता दर है। तो देखिए, एक तो क्या है, स्कूल तो है लेकिन उनमें शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत निम्न है, टीचर्स नहीं आते हैं, ठीक है, बच्चे सिर्फ जो मिड डे मील है वो लेने आते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या है, उस पढ़ाई भी बच्चे बीच से छोड़ देते हैं। तो इससे कारण क्या है, जो है छोड़ने की उच्च दर, पढ़ाई छोड़ने की दर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या है, शिक्षा के विस्तार को कमज़ोर किया है। इतने जितना सरकार चाहती थी उतना नहीं हो पाया है। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं स्कूल के, उनको क्या है, 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्यक्रम चलाया गया जिसे कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। साथ ही देखिए, राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। तो देखिए, जो राज्य हैं, जो स्थानीय सरकार है
और मतलब जो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समुदाय है उसकी सहभागिता भी हो। इसके साथ ये क्या है, केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ प्रारंभ किए गए। अब देखिए ये यहाँ से ना आप मेंस के लिए कुछ चीज़ें उठा सकते हैं। मान लीजिए शिक्षा पर कभी आ जाए, कुछ आपको ऐसे लिखना हो, कोई क्वेश्चन लिखना हो, तो आप यहाँ पे परसेंटेज जो दिए हो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं वो आप बता सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब सबको शिक्षा देने के लिए 2010 तक, या फिर प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य है, ये सब आप उनको बता सकते हैं। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल ऑटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों की धारण और उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए भोजन की दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। अब देखिए बच्चे क्या है, जो हमारे यहाँ आप जानते हो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उनको, तो उसको बढ़ाने के लिए, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिड डे मील मतलब दोपहर के समय उन्हें भोजन देने की भी एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, हायर एजुकेशन में जो 18 से 23 वर्ग के जो बच्चे हैं उनका जो नामांकन है, जो अपना नाम वो लिखवाते हैं, वो कितना परसेंट, 25.2%, बहुत कम है। इसको बढ़ाकर क्या 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 लक्ष्य है कि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास है। तो देखिए जो बच्चे हैं 18 से 23 वर्ष के, उनका नामांकन 2017-18 तक कितना है, 25% लगभग, ठीक है। इसको क्या है 2020-21 तक लगभग 30% करने का लक्ष्य है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। और देखिए विश्व का औसतन प्रतिशत कितना है, 26%, ये उसके आसपास है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। देखिए और ये जो रणनीति है इसमें क्या है कि पहुंच में वृद्धि हो, एजुकेशन तक, गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, राज्य है जो है उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम में वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, व्यवसायीकरण हो, और क्या है सूचना प्रौद्योगिकी का जाल बिछाया जाए। इस जाल बिछाने तक ये केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ एवं संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। तो देखिए इस योजना में क्या है, जो दूरस्थ शिक्षा देते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक या दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी देने वाले शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान है, उनका अभिसरण किया जाए, ठीक है, उनका कन्वर्जन किया जाए। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। देखिए एक रियलिटी मैं आपको वैसे बताती हूँ इससे अलग, कि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में। एजुकेशन तो है, लेकिन एजुकेशन में आप देखिए जो उस लेवल का वो बच्चा, उसको नॉलेज ही नहीं होगी जिस लेवल का उसने डिग्री ले ली होगी। तो क्या है, क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो बढ़ी है। छात्रों में नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती सारणी में देखिए ये सब भी क्या है, पढ़ाई है समय के साथ। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य। देखिए ये बताया गया है कि जो मानव संसाधन है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नौकरी पे चला गया लेकिन वो इतना बीमार रहता है कि वो अपने काम पर नहीं आ पाता है, आता है तो ढंग से काम नहीं करता, तो उसे कोई काम पे नहीं रखेगा। तो क्या है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकें, अपने लिए और बाकी लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और क्या है, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप बीमारियों से भी लड़ सकेंगे, आपकी बॉडी। ऐसा कोई अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है।
देखिए हेल्थ बहुत 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 ज़रूरी है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो सरकार है वो स्वास्थ्य पर ध्यान दे। अभी देखिए जो कोरोना हुआ, इसमें कहा गया है कि मतलब जैसे कि बेड्स कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, जिसके कारण बहुत से फैमिलीज में बहुत से लोगों को खोना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का हमारा हेल्थ सिस्टम का फेलियर हो गया। तो क्या है, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा, मतलब देश का हेल्थ सिस्टम भी अच्छा होना ज़रूरी है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इसकी पहुंच को बेहतर करना है। हमारी जो राष्ट्रीय नीति है फ्रेंड्स, उसका लक्ष्य क्या है, जो जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त, मतलब जिन लोगों को कम सुविधाएं मिली हैं उन पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर, उनके परिवार कल्याण पर और पौष्टिक सेवा पर। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। तो देखिए भारत ने क्या है, काफ़ी मतलब इस काफ़ी अपनी पहुंच को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार किया है, स्वास्थ्य संरचना में और जनशक्ति का निर्माण किया है इस क्षेत्र में। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3% अधिक हो गई। ठीक है, हमारी इसी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। ये सब डाटा भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। देखिए कितनी कम हो गई शिशु मृत्यु दर, मतलब पहले के मुकाबले। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4% और मृत्यु दर 6.4% पे आ गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और क्या है, शिशु देखभाल में सुधार हुआ है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। अगर आपकी देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब होता है आप कितने साल एवरेज इंसान जीता है इस देश में। तो क्या है, ये क्या बताता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लाइक्स, और हमारी क्वालिटी बढ़ती है अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। अगर देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे, जो पैदा हुए होते हैं, उनकी जो संक्रमण से उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है, और माता और जो बच्चे होते हैं उन दोनों की देखभाल और उनके पोषण सुनिश्चित करने से क्या है, जो शिशु मृत्यु दर है वो घटती है। देखिए डाटा दिए हुए हैं लेकिन ये आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन लगभग में आप अगर चाहें तो ये सब देख सकते हैं कि कितना बड़ा है समय के साथ। देखिए भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। तो देखिए अब ये भी बता रहे हैं कि बहुत कम मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज है, मतलब मौलिक सुविधाएं भी अभी लोगों को नहीं मिल रही है। पर अगर जनसंख्या के स्तर पर देखें तो डॉक्टर्स की कमी है और काफ़ी तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। बेरोजगारी, अब देखिए सकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती है। सकल का भाई जीतू, बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला और जीतू और सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? देखिए अब बेरोजगारी भी एक कारण होता है। बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। देखिए बेरोजगारी कब कहेंगे बेरोजगारी है, कभी कभी बेरोजगारी की डेफिनेशन भी आ जाती है, पूछ तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। जब क्या है, जो एक प्रचलित मजदूरी है, मतलब इतनी मजदूरी, मान लीजिए 100 रुपीज़ मजदूरी हर किसी को मिलनी चाहिए, उस उसकी जो दर है उस पर काम करने की मतलब के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, मतलब जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उस पर क्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेरोजगारी है। शीला की रुचि अपने घर में बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे, है ना, उनकी अभी उम्र नहीं है कार्य करने की।
तो इन लोगों को बेरोजगार नहीं कहेंगे। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। तो देखिए, एक होता है श्रम बल, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कौन होता है? जो 15 से 59 साल के बीच के जो लोग होते हैं वो लेबर फोर्स होते हैं, यानी कि वो काम करने वाले लोग हैं, श्रम बल है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते। ये स्टोरी आप चाहे तो पढ़ लें या छोड़ दें, मेन हमें चीज़ जो उसमें से निकाल के समझनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। जो 15 से कम साल के उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वे अपने घर के बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए बहुत काम करती है। सकल की दादा दादी नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि 59 ईयर्स से ऊपर के लोगों को बेरोजगार नहीं कहते। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। अब देखिए, ये जो डेफिनेशंस है वो आपको याद रखनी है, कभी पूछ ले मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वह वहाँ कैसी बेरोजगारी होती है? मौसमी और प्रच्छन्न। और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी होती है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, क्या होता है ना, कृषि में क्या होता है, जब एग्रीकल्चर होता है तो जब कटाई होती है तो कुछ साल के कुछ महीनों में काम बहुत ज़्यादा होता है और कुछ महीनों में काम नहीं होता। तो यानी मौसम, आप मौसम से याद रखिए कि एक मौसम में उन्हें काम मिल रहा है, एक मौसम में नहीं मिल रहा है, तो इसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। ये ग्रामीण लोगों में होती है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। अब देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई लैंड है ना, भूमि है, उसमें क्या है, परिवार के पूरे लोग, मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब कृषि में हम मदद करा रहे हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन एक्चुअली 10 लोगों की ज़रूरत है ही नहीं, वो काम सिर्फ 4 लोगों से हो जा रहा है, तो बाकी के लोग क्या है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो उस तरीके की बेरोजगारी कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, इनमें से 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेती पर काम करते हैं जिन पर 5 लोग काम करते हैं। ठीक है, इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। मतलब ये जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं वो कुछ योगदान नहीं कर रहा है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार हैं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं एक ही काम को, जबकि उनकी इतनी लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना है। देखिए, ये बेरोजगारी है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, एक टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशंस मिल रही हैं, तो ये एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जाननी है, मतलब याद रखनी है। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी होती है, यानी मैट्रिक, स्नातक और स्नाकोत्तर सॉरी स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। मान लीजिए आप एजुकेटेड तो हैं, ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन आपको अपनी डिग्री के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप एक शिक्षित बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, एजुकेशन में क्या है, हमारे क्वालिटी नहीं है, तो जितनी हमारी डिग्री होती है उस अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलती ही नहीं है ज़्यादातर। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नाक पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ मैं, स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। ठीक है, मैट्रिक्स की तुलना में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। तो आप देखिए, जो टेक्नोलॉजी जो मतलब जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी अर्हता है, ठीक है, एजुकेशन है, उनमें बेरोजगारी है। लेकिन अब अगर देखी जाए जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो स्किल होना चाहिए टेक्नोलॉजी की, उसकी कमी है। समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है।
उसी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पढ़े लिखे जो लोग ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है उधर पे तब भी हमारे यहाँ जो हमारा टेक्नोलॉजी में जो स्किल्स होनी चाहिए उसकी कमी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, यही चीज़ है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा हताश की भावना होती है। देखिए अब क्या है, बेरोजगारी होने से क्या होता है, मतलब ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में आते हैं, निराशा में आते हैं। जो हमारी जनशक्ति है वो एक तरीके से बर्बादी हो रही है, और लोग फिर क्या है गलत कामों में, है ना, लूटपाट इन सब में लग जाते हैं। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और जो सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक अव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। देखिए जो लोग काम कर रहे हैं उन पर जो बेरोजगार है, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उस जनसंख्या पर क्या है, निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है, उन पर बेरोजगारी से क्या होता है, आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट रहती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। मान लीजिए कोई फैमिली है, वो उतना ही कमा रही है कि उसका सिर्फ जीवन निर्वाह हो पा रहा है, मतलब वो सिर्फ खाना खा पा रही है मुश्किल से। तो क्या होता है फिर, वो क्या अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। वो उस बच्चों को भी अपने काम में लगा देंगे ताकि सब मिलके कमा पाएँ, तो थोड़ा सा वो, ना ही वो अपने स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं, तो बेरोजगारी से ये सब असर पड़ते हैं। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी एक अहितकारी प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो क्या है, अर्थव्यवस्था में मंदी है। यह संसाधनों की बर्बादी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। अब पता है आपको, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान हो गया है, अब चाइना भी, तो वहाँ पर क्या है, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या, मतलब बूढ़े, जापान में क्या है, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है और जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो कम हो रही है, 15 से, मैंने आपको बताया, 59 ईयर्स वालों के बीच। लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या है ना, 15 से 59 ईयर्स के बीच के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनमें स्किल्स नहीं है। उनमें कोई स्किल नहीं है, तो वो जनसंख्या क्या है, एक दायित्व बन रही है अर्थव्यवस्था पर। वो हमारा एसेट नहीं बन रही, वो हमारी लाइबिलिटी बन रही है। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। देखिए अगर हम स्टैटिकली देखें तो क्या है, भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो कम है। क्यों? जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो निम्न आय, मतलब कम सैलरी और कम उत्पादकता वाले कार्य में लगे हैं। मतलब जो कम सैलरी, निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले काम करते हैं उनको नियोजित लोगों में उनकी गिनती कर ली जाती है कि वो लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए आप हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, लेकिन आप लगा रहे हैं पकौड़े का ठेला फॉर एग्जाम्पल, तो कोई वो मतलब नहीं हो, आपकी जो क्षमता है और जितनी आपकी आय होना चाहिए उतनी नहीं है, ना ही आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। वे काम तो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। मतलब उन्हें अपनी पसंद के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे कितनी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उनको तो चाहिए, देखिए खाने को तो सबको चाहिए, तो वो किसी भी तरह के काम में लग जाते हैं। लेकिन वो मुश्किल से ही जीवन निर्वाह के मतलब जितना उनको जीने के लिए ज़रूरी है उतना मुश्किल से ही कमा पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या है, स्वरोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उनमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम, ये मैं आपको समझा चुकी इसलिए दोबारा नहीं समझा रही हूँ कि मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं। खेत में
खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। देखिए क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि मान लीजिए खेत है, खेत में मैंने आपको बताया कि पूरा फैमिली काम कर रही है ना, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ज़रूरत से। तो क्या है, एक तो मतलब इस तरीके से लगेगा कि बेरोजगारी कम है, लेकिन क्या है, इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती, लेकिन जो गरीबी है वो बनी रहती है। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। अब देखिए, इसीलिए क्या है, गांव से शहर की ओर प्रवास बढ़ा है रोजगार की तलाश में। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। ठीक है, पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। मैंने आपको क्या पढ़ा था हमने, देखिए क्या है, पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। मतलब जैसे कि मान लीजिए प्रचंड बेरोजगारी, मैंने आपको बताया कि ज़्यादा लोग लगे हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, जो कृषि पर जो जनसंख्या निर्भर थी उसमें कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। अधिशेष श्रम मतलब जो एक्स्ट्रा लोग थे वो क्या है, सेकेंडरी और जो हमारा थर्ड सेक्टर है उसमें चले गए हैं कुछ लोग। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। जो हमारा दूसरा क्षेत्र है, दूसरा सेक्टर है, उसमें क्या है, जो छोटे पैमाने पे जो विनिर्माण कार्य होता है उसमें श्रम का सबसे ज़्यादा भाग लगा हुआ है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरी की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। कुछ देखिए बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की कुछ नई जो है सर्विसेज सामने आ रही हैं तीसरे क्षेत्र में। आइए जानने की कहानी पढ़ी कि कैसे लोग अपने गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि विश्वविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के एक परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवार ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। देखिए एक स्टोरी है कि एक घर से एक बच्चा क्या है, उसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंजीनियरिंग करी। उसने एक ऐसा अच्छा सा हल बनाया जिससे क्या है, उत्पादकता बढ़ गई। अब लोग अपने बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने चाहते थे। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव में एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय बचने लगा। तो देखिए ये बताया गया है कि गांव में कैसे कैसे चेंजेस आए। ठीक है, किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपनी उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। इस तरह सारण गांव की कहानी जब मानव पूंजी के उठते स्तर ने उन्हें जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर के रूप में विकसित बनाया। यही बताया मानव संसाधन पे ध्यान देकर क्या होता है। देखिए सारांश इस चैप्टर का क्या है। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की समान आगति किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है। देखिए इसका पूरा सारांश क्या है कि आप जो हमारे लोग हैं, अगर आप उन्हें शिक्षित करेंगे, उनका स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, तो वो क्या है, मानव संसाधन बन के अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति एसेट बनेंगे। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ा। अंतर अध्याय
एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था और बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लेना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और ये जो एक्सरसाइज दी हुई है नीचे वो आप करना। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।